हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग पे, जिसमें हम देख रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की निटिग्रिटी डिटेल्स। इसमें हम कवर कर चुके हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिंग्विस्टिक स्किल्स को कैसे एनहेंस करें, हम कैसे मेक श्योर करें कि आंसर में अच्छा सा सीक्वेंशियल फ्लो, एक फ्लो बना रहे और आइडियाज़ में कोहेरेंस रहे। इसके अलावा हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सीखी थी। बट ये सब सीखने के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पेपर 4 एथिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। इज कॉन्शियंस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग? अरे रे, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन आपको शायद टफ लग सकता है, बट उसी को ही इजी बनाने के लिए ये वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आंसर को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये हमने सीखा था स्टेज 1 में। देन स्टेज 2 में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा इंसाइटफुल बनाएं, बॉडी पार्ट को कैसे एनरिच करें, कंक्लूजन को कैसे इम्पैक्टफुल बनाएं। तो ये भी हम इस आंसर में इंक्लूड करेंगे। देन थर्ड स्टेज में हमने सीखा था कि आइडियाज़ में कोहेरेंस कैसे रहे और क्रिएटिविटी कैसे लाएं हम आंसर में। तो इस आंसर में देखेंगे कि क्रिएटिविटी कैसे लाएं। अब क्वेश्चन पढ़ के तो लग रहा है कि कॉन्शियंस के बारे में भी बताना है, देन उसको रिलेट करना है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हम इसको देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन आपका इंसाइटफुल कैसे होगा? आप जो है कॉन्शियस को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं और लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। देन बॉडी में आप बताएंगे कि कॉन्शियस कैसे अच्छी है, कैसे रिलायबल है एज कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर हम उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल भी देंगे। बिना एग्जाम्पल के हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कोई भी एग्जामिनर बहुत आराम से उसको काउंटर कर सकता है। देन फिर हम ये भी बताएंगे कि भाई लॉज ऐसा तो नहीं है कि फालतू में बनाए हैं गवर्नमेंट ने। लॉज की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑल्दो सबके पास कॉन्शियंस है, लॉज भी इम्पॉर्टेंट है। देन कंक्लूजन में कभी भी ये गलती मत करना कि नहीं कॉन्शियस ही इज इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपने कंक्लूड कर दिया कि नहीं लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें कंक्लूजन में दिखाना है कि दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इंसाइटफुल इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कॉन्शियंस की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि एटलीस्ट आपको कॉन्शियंस का असली मीनिंग पता है, या फिर आपको एक आइडिया है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो देख लेते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन। याद रखिए कि इंसाइटफुल इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी होंगी। अगर आप बहुत फ्लारी डेफिनेशन याद करेंगे, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन याद करेंगे, तो वहाँ पे याद नहीं आने वाली, क्योंकि हमें बहुत जल्दी आंसर लिखना होता है। कॉन्शियस इज एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो ये क्या है? एक इनर सेंस है कि क्या सही है या क्या गलत है। दैट गाइड्स अ पर्सन्स एक्शंस एंड डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल मॉरल वैल्यूज। तो रिमेंबर दिस वर्ड, पर्सनल मॉरल वैल्यूज, दीज कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। तो अब आपने कॉन्शियस डिफाइन कर दिया, बट क्वेश्चन का कीवर्ड्स तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है। तो हम वो भी एक बार बता देते हैं एग्जामिनर को कि हमें ये भी पता है। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्मल कोडिफाइड नॉर्म्स। कोई सा भी एक्ट देख लो, सब फॉर्मल है। जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो भी फॉर्मल है, कोडिफाइड है, जिसमें प्रॉपरली डिफाइंड है सेंटर की पावर्स और सेंटर कैसे रूल कर सकता है, कैसे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो दीज आर फॉर्मल कोडिफाइड नॉर्म्स एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और वो रूल्स बनाती है, तो इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी ही वो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बना रही है। और ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कैसी गवर्नेंस है। टू एंश्योर ऑर्डर, फेयरनेस एंड जस्टिस। अगर लॉज ही नहीं हो तो सोसाइटी में ऑर्डर कैसे रहेगा, सोसाइटी में पीस कैसे रहेगी, कैओस
आ जाएगा अगर लॉज प्रॉपरली नहीं होंगे। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की, जिसमें क्वेश्चन की डिमांड थी, इज कॉन्शियस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमें बताना है कॉन्शियस कैसे रिलायबल गाइड है एथिकल डिसीजन मेकिंग में, जब हम विजावी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, जब हम कंपेयर करेंगे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप जो है एक टेबल बना लें, एक चार्ट बना ले, जिसमें हम बताएंगे कि कॉन्शियस कैसे ज़्यादा है, अच्छी है, रिलायबल है एज कंपेयर टू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम इसमें कॉन्शियस को ऊपर दिखाएंगे, कॉन्शियस को ग्रेटर दिखाएंगे। जैसे कि कॉन्शियस जो है इंडिविजुअल इंट्रिंसिक मोरल सेंस है, इसके लिए आपको ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि इंडिविजुअलिस्टिक होती है और इंट्रिंसिक होती है। अंदर से कॉन्शियस जो है आपको राइट एंड रॉन्ग का बताती है। तो इट इज़ इंडिविजुअल इंट्रिंसिक मॉरल सेंस। जैसे कि महात्मा गांधी ने जो है इनर वॉइस की बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। चाहे कोई सा भी मूवमेंट देख लो, वहाँ पे सीधे सीधे गांधी जी ने बोला था कि आप अपनी इनर वॉइस सुनो, वॉयलेंस मत अपनाओ, पहले इनर वॉइस सुनो, देन डू योर एक्शन। जबकि लॉज रूल्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं कि भाई ट्रैफिक रूल आ गया कि हेलमेट पहनना है, और ये इम्पोज किए जाते हैं पर्सन पे बिना उसकी इच्छा के। जबकि कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस इच्छा होती है। तो अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अंदर से आवाज़ आएगी कि ये काम नहीं करना है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू आप बाहर से किसी पर्सन को बाउंड करेंगे। अब कॉन्शियस जो है वो यूनिक सिचुएशन में भी गाइड कर सकती है। यूनिक सिचुएशन, जैसे कि सत्येंद्र दुबे ने विसल ब्लो किया था रिगार्डिंग करप्शन इन नहाई हाईवे डेवलपमेंट में, आप बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट लॉज जो है रिजिड होते हैं एक तो, और किसी भी यूनिक सिचुएशन की नुएंसेस वो टैकल नहीं कर पाते। जैसे प्रिवेंशन ऑन क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उसमें क्या है कि हम स्ट्रीट डॉग्स पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बट स्ट्रीट डॉग्स कई बार ऐसा देखा गया है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और वो मर्डर भी कर देते हैं बच्चों का। तो ये जो लॉज हैं ये वाली चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, इतनी छोटी छोटी नुएंसेस नहीं देख पा रहे हैं। तो दीज लॉज आर रिजिड एंड may not account to nuances of situation. Nuances of situation, और आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं और स्ट्रीट डॉग्स का बता सकते हैं। अब कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉस्टर करता है कि हाँ, अगर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप बहुत ही सोच समझ के वो डिसीजन लेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला है, द ओनली टायरेंट आई एक्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड इज द स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन मी। मतलब कि किसी भी कोर्ट की, किसी भी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे अंदर की कॉन्शियस है, मेरे अंदर की इनर वॉइस है, वही मेरे लिए टायरेंट है, वही मुझको पनिशमेंट दे देती है। वही मुझको, अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया है उसको इग्नोर करके, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करके, तो आई फील गिल्टी, और वो पूरी गिल्ट ज़िंदगी भर रहती है। जबकि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो है कई बार इनएडिक्वेट भी हो जाते हैं। इनएडिक्वेट हो जाते हैं मतलब अगर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो दे बिकम इनएडिक्वेट। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कई बार हम लॉज को फ्लाउट भी करते हैं, जैसे कि हेलमेट नहीं लगाया, तो ये लॉज की कमी होती है। जैसे कि अभी सिलकियारा टनल का इशू, या फिर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हिमालयन एरिया में,
तो डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, ये सब काम चल रहे हैं ना, डिस्पाइट इतने स्ट्रिक्ट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कई बार बनाए जाते हैं, कई बार रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देन कॉन्शियंस का एक और रिलायबल, वाई इट इज़ रिलायबल गाइड इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये भी देखता है कि हाउ इट विल इम्पैक्ट अदर्स इन द सोसाइटी। भाई आपकी इनर वॉइस कैसे दूसरे लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है, वो आपकी कॉन्शियंस आपको बताएगी। काइंड ऑफ एम्पैथी, अगर एम्पैथी ही नहीं होगी तो कॉन्शियंस भी नहीं होगी। तो हाउ इट इम्पैक्ट अदर्स इन अ सोसाइटी एज अ होल, तो ये भी ध्यान रखती है कॉन्शियंस। दैट्स वाई इट इज़ रिलायबल गाइड एज कम्पेयर टू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि अशोक खेम का, भाई कितने भी ट्रांसफ़र हो जाएं बट उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका कोई भी डिसीजन पूरी डिस्ट्रिक्ट को इम्पैक्ट कर सकता था। जबकि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर ओपन टू बायस्ड। कई बार प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर में आके हम लॉज बना देते हैं, जैसे डाइल्यूशन ऑफ आरटीआई एक्ट, डाइल्यूशन ऑफ जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो दे आर ओपन टू बायसनेस, दे आर ओपन टू प्रेशर ग्रुप्स। भाई लॉज क्या है, मैन मेड ही तो है। हमने लोगों को चुना, हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन्होंने ही तो लॉज बनाए। तो दे आर ओपन टू बायस। बट ऐसा नहीं है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई रोल ही नहीं है, कि सिर्फ कॉन्शियंस ही वर्क कर जाएगी सोसाइटी में, ऐसा नहीं होता है। तो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग में। व्हाट इफ़ योर कॉन्शियंस इज़ नॉट वेल ट्रेंड, आपकी कॉन्शियंस ही वेल ट्रेंड नहीं है, आपकी कॉन्शियंस ही सही जवाब नहीं दे रही है, तो दैट्स वाई देयर कम्स लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कलेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड्स। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि हर इंडियन के लिए एक रेस्पेक्ट रखे हुए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कलेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो गो टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, गो टू योर फंडामेंटल राइट्स, गो टू योर ड्यूटीज ऑल्सो, ठीक है। देन बट कॉन्शियंस कई बार पर्सनल इंक्लिनेशंस के लिए बायस्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये तो पर्सनल मॉरल सेंस है। आपका मॉरल सेंस कुछ भी हो सकता है, कई बार रॉन्ग भी हो सकता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी अपराइट एंड राइट। फिर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ओवरसाइट इनेबल करते हैं। अगर आपने लॉ तोड़ दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी। इनेबल ओवरसाइट कैसे? कोर्ट ऑर्डर्स, पुलिस सब लगी होती है, और एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी प्रिवेंट करती है बाय कोर्ट्स, पुलिस। जैसे कि विजय माल्या फिनेंस का इकोनॉमिक ऑफेंडर करके और भाग गया, बट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस वो मेक श्योर करते हैं कि उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिले, एंड दे मेक श्योर कि डिटरेंस क्रिएट हो। कोई भी पर्सन अगर कोई बुरा काम करने जा रहा है तो वो बुरा काम नहीं कर पाए, पहले से ही डिटरेंस क्रिएट हो। जबकि कॉन्शियंस में तो कोई ओवरसाइट ही नहीं है, नो ओवरसाइट, नो फियर, कोई फियर नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर आपने कॉन्शियंस की आवाज़ नहीं सुनी तो कोई पेनल्टी नहीं। इसके अलावा लॉज जो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, और कैओस को रोकते हैं। अगर लॉज ही नहीं होंगे तो सोसाइटी में कैओस आ जाएगा। जैसे कि क्रिमिनल्स लॉ, पॉक्सो एक्ट हो गया आपका। पॉक्सो एक्ट इतना स्ट्रिक्ट हो गया है तभी जो है इतनी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, नहीं तो पता भी नहीं चले लोगों को। बट कॉन्शियंस जो है वो हाईली सब्जेक्टिव होती है।
बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। यू कैन नॉट डिफाइन कि उस पर्सन की कॉन्शियंस ऐसी है या उस पर्सन की कॉन्शियंस ऐसी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। फिर लॉज क्या होते हैं? लॉज है होते हैं कंसिस्टेंट। एक बार बन गया तो बन गया, दैट इज़ कंसिस्टेंट। और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी स्टैंडर्डाइज्ड होती है। जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते विमेन एंड मेन के बीच में, जबकि कॉन्शियंस जो है वो आपको वो मैनिपुलेटेड भी हो जाती है। आप मत सुनो कॉन्शियंस की आवाज़, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्शियंस की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। या फिर आप ब्रेन वॉश कर दो किसी पर्सन का। टेररिस्ट ब्रेन वॉश्ड ही तो होते हैं ज़्यादातर, कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू ब्रेन वॉश्ड और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रिलाई करें या कॉन्शियंस पे रिलाई करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कंक्लूजन जो है बैलेंस्ड लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक साइड नहीं ले सकते कि हाँ कॉन्शियंस ही इम्पॉर्टेंट है। आप भाई एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और लोग भी एथिकल रहें, जो अपने उनकी कॉन्शियंस भी एनरिच्ड रहे, ठीक है। तो बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें हम दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। इम्पैक्टफुल कंक्लूजन, इसमें हम लॉज की इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं, जैसे कि लॉज इन सिचुएशन वेयर लॉज आर अनजस्ट, आउटडेटेड और इनएडिक्वेट, तब वहाँ पे कॉन्शियंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जब तक लॉ नहीं आया था तब तक यूरोपियंस को ध्यान रखना था कि दे are not following the basic human rights with respect to other humans. They are not respecting the basic human rights, ठीक है। और इसके अलावा वेल फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए लॉज भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कलेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ और प्रोवाइड करते हैं क्लियर गाइडेंस इन केस ऑफ एथिकल डिलेमा, जैसे कि हमने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की बात की। और आप दूसरे तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि दोनों का ही रोल है एथिकल डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि कॉन्शियंस जो है पर्सनल मॉरल क्लैरिटी देती है, लॉज जो है कलेक्टिव सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी आपके फॉलो हों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टैबुलर फॉर्मेट में इसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें ये लिखना है या दोनों को बार बार रिलेट कैसे करना है। तो दो टॉपिक्स में बॉडी को डिवाइड कर दिया, जिसमें हम कॉन्शियंस को पहले दिखाया, देन दूसरे पार्ट में हमने लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस बताई, देन कंक्लूजन में हमने जो डिलेमा आया था कॉन्शियंस और लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में, उसको हमने बैलेंस तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि और कैसे मार्क्स बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, और कैसे मार्क्स बढ़ाएं अपने आंसर्स में, और हम इसको देखेंगे फाइनल स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग में, जिसमें कि हम देखेंगे टाइम एंड वर्ड लिमिट मैनेजमेंट। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूँ मानसी गोयल। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।